सो पहला क्वेश्चन हमारी शीट का क्या है? A car starts from rest moves along the x-axis with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 8 सेकंड. कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? क्वेश्चन सब लोग देखते हुए चलेंगे. Moves along an x-axis with a constant acceleration of 5 मीटर per second square for 8 seconds. If it then continue with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? तो देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करो. सबसे पहले इसका ग्राफ देखो. बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. बढ़िया भी है और इम्पोर्टेंट भी, दोनों चीजें. एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो बेटा उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. वीटी ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है. वीटी अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बट कैसे बढ़ रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. मतलब 10 से 20 हुई 1 सेकेंड में, 20 से 30 हुई 1 सेकेंड में. Every time the acceleration will be 10 meter per second square. Are you people getting this? तो वो कितने टाइम के लिए इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? फॉर द टाइम ऑफ 8 सेकेंड. 8 सेकेंड तक उसने इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया. उसके बाद 12 सेकेंड तक वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी. तो ये कह रहा है कि टोटल जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम द स्टार्ट. जब वो 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों को? आर यू पीपल एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे और मुझे बताना. रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है 8 सेकेंड के लिए. तो हम क्या कर सकते हैं? इस गिवन इंफॉर्मेशन से, ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से v निकाल सकते हैं, ठीक है. v हमको नहीं पता है, तो वी विल कैलकुलेट v. v इक्वल्स टू u प्लस 80. u है 0, a है 5, t है 8, तो v कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड. तो हमको ये इंफॉर्मेशन पता लग गई, 40 मीटर पर सेकेंड वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 8 सेकेंड. अब वो 8 to 12 बचे हुए 4 सेकेंड किस स्पीड से मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड. तो आपसे पूछा है इस ग्राफ का एरिया निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल निकालो, ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रैवल बेटा कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल्स टू, आप इसको दो पार्ट में निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? हाफ बेस इज 8, हाइट कितनी हो गई? 40 प्लस रेक्टेंगल, ये कितनी लेंथ हो गई? 12 माइनस 2 4, और ये कितना हो गया? 40. दिस विल गिव यू 4 40s are 160 and 4 40s are 160. So total is 320 meters. क्या क्लास में कोई बच्चा है जिसका ये करेक्ट गया है? लेट मी नो किसने करेक्ट किया है, बताओ किसका सही है ये क्वेश्चन. हाँ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा. अदिति का करेक्ट है, वेरी गुड. हिताक्षी, जिया का भी करेक्ट है, साम्या का भी करेक्ट है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है. एक बॉडी, यस स्नेहा, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है और 8 सेकेंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, और 8 सेकेंड में हमने इस इंफॉर्मेशन से क्या निकाली? उसकी फाइनल वेलोसिटी. और बेटा वो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड. अब वो कहते हैं नेक्स्ट 12, अब वो 8 to 12 बचे हुए 12 मिनट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. तो कह रहे हैं इस पूरी जर्नी में जो 12 सेकेंड वो मूव किया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है और हमने डिस्टेंस कवर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. कॉपीड? जल्दी जल्दी बताओ, आज बस खत्म कर देंगे इसको. और वैसे भी अब मैं सारे नहीं लूंगी. हाँ, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा. तो 2 3 4 5 में से कौन सा बता दो? 2 3 4 5. 2 3 4 5. आयुषी फोर्थ पूछ रही है, आप लोग में से कोई? 2 3 4. साम्या इज आस्किंग फोर्थ.
अदिति का भी 4th है, मौक्तिका का भी 4th ही डाउट है, और जिया सेकंड बोल रही है और रिद्धि भी सेकंड बोल रही है। ठीक है बेटा, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम A to B with a uniform speed 30 किलोमीटर per second, 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, एग्जैक्टली वही है जिसका आंसर 24 आया था, 24 किलोमीटर पर आवर। मुझे आंसर भी याद है, हाँ मुझे आंसर भी याद है उसका। देखो मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगी क्योंकि हमारा डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। अब्दुल वाला जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है एग्जैक्टली वही है। ठीक है, बता रही हूँ, मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगी। तो आयुष मुझे जाने वाली जर्नी की और रिटर्न जर्नी की स्पीड बता दो। पहले S1 कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, और S2 कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बॉडी A से B जाती है, A से B का डिस्टेंस ले लो x, ठीक है, B to A वापस आ जाती है तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा x, तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू x। S1 S2 स्पीड दे रखी है, बट हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सामने आप वो सना बेटा आपने होमवर्क नहीं भेजा इसका अभी तक भी, और कोई डाउट भी नहीं आ रहा है, तो बेटा क्या कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका। तो T1 और T2 निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो T1 T2 पुट करना है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जाते वक्त पूरी जर्नी की स्पीड एक ही है। एवरेज स्पीड हमने क्या बता दी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? x बाय जाते वक्त 30, तो ये T1 आ गया। इसी तरीके से समझ में आ रहा है ना, d2 अपॉन s2, तो d2x और स्पीड कितनी? 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया? x प्लस x बाय 30, x बाय 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये 60 आ गया, ये आ गया 2x, ये आ गया 3x, रेसिप्रोकेट कर दोगे 2x 60 अपॉन 5x, x से x कैंसिल आउट हो गया 12, और देखो आंसर फिर से 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, या फिर से क्वेश्चन कर दिया है, आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। देख लो जरा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? जाते वक्त एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है ना, जाते वक्त पूरा A से B जब बॉडी मूव करी कांस्टेंट स्पीड से मूव करी। कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने लगाया, स्पीड दे रखी थी 30, डिस्टेंस आपने x ले लिया, तो T1 इंफॉर्मेशन ले ली, T2 इंफॉर्मेशन निकाली और कर लिया। हो गया है कॉपी। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बेटा कुछ नया पढ़ना है तो हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आज। शैल आई मूव? कॉपी हो गया है? यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा 4th क्वेश्चन डाउट बोल रहा है। वी विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बेटा क्वेश्चन? आओ जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? an object is ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हो, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, मतलब s ले लो या हाइट ले लो 150 मीटर दे रहे हो, एंड साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर। इसको u1 ले लो, इसको s1 ले लो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट u2 ले लो, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 ही है, बट उसको कितनी हाइट से गिरा रहे हैं? 100 मीटर से। What is the difference in their height after 2 seconds? 2 सेकंड बाद उनकी हाइट में क्या डिफरेंस आएगा? If both the object drop from the same acceleration, and how does the difference in height vary with time? आओ सुनो इस क्वेश्चन को। डायग्राम से बताती हूँ तुमको। ये डायग्राम देखो, ये हाइट है 150 मीटर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है,
ये हाइट है 100 मीटर, जिसको भी आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। 2 सेकेंड बाद ये इतना डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा, हम ये एस निकालते हैं। सुनना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम वो 2 सेकेंड बाद कितना नीचे, कितना डिस्टेंस नीचे आ गया है वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सब लोग ध्यान से समझेंगे। एक और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लग रहा है। हम जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसमें बताएंगे ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, चाहे एक छोटा सा स्टोन हो या फेदर हो या एक बड़ा स्टोन हो, कुछ भी किसी भी मास की बॉडी को जब आप ड्रॉप करते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सेम एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा बोल रखा है ना, एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज, उस चीज पे ध्यान दिया। दोनों का, इसका भी एक्सेलरेशन a है, a1 इज a, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, a2 इज a। ठीक है, अब आओ इधर, सब लोग ध्यान देंगे। s1 ये कितना नीचे आ रहा है और s2 ये कितना नीचे आ रहा है, और दोनों का ड्यूरेशन कितना रखा है, 2 सेकेंड्स। अब हाथ रोके रखना है ना, लिखने का मैं समय दूंगी, समझना है सब बच्चों को। s1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ड्रॉप किया, ये तो 0 हो गया, हाफ इंटू a कितना आ गया, a तो a ही है और टाइम कितना है 2 इंटू 2, तो बेटा s1 कितना आ गया, 2 से 2 गया 2a। सिमिलरली s2 निकालोगे, ut1 u1 u2 t2, सेम ही टाइम है, हाफ a t2 स्क्वायर, ये फिर से 0 है, फिर से आप a 2/2 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, s2 माइनस ये कितना आ गया 2 है। तो S1 और S2 आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर हाइट, उन दोनों की हाइट में डिफरेंस निकालो। ये इन्फॉर्मेशन लिखो, यहाँ तक लिखो इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रही है तो बताना बेटा, डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम से तुम्हारा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद उनकी हाइट में डिफरेंस क्या होगा। फिगर पे ध्यान देना, जरूर फिगर ड्रॉ करना। लिख रहे हो बच्चे, समझ में आ रहा है। इस वीक आपका टेस्ट लेंगे, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एंड हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, दोनों का कंबाइंड टेस्ट विद जितना पॉलिनोमियल हो जाएगा। हो गया बेटा, कॉपी हो गया है क्या मैम? व्हाट कैन बी द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ फॉर टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन पासिंग थ्रू touching the circle at one point. Tangent is a line which touches the circle at one point, at a point. उसको tangent बोलते हैं। हाँ, कॉपी हो गया है, क्लियर है ये बात। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस इन देयर हाइट। बेटा ये तो नीचे आ चुका है ना, इतना नीचे आ चुका है तो हाइट में डिफरेंस तो ये होगा ना, तो इसकी हाइट कितनी रह गई है, 150 माइनस 2 है, ये भी 2a तो नीचे आ चुका है, कितनी हाइट में रह गई है डिफरेंस, हाइट कितनी रह गई है, 100 माइनस 2 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये अब इनका डिफरेंस इन हाइट्स,
बेटा अगर आप डिफरेंस इन हाइट निकालोगे तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दो 150 माइनस 2a माइनस ऑफ 100 इसको रख कर दो माइनस ऑफ 100 माइनस 2a ब्रैकेट में जरूर डालना 150 माइनस 2a माइनस 100 प्लस 2a 2a और 2a कैंसिल आउट हो गया 150 माइनस 100 50 मीटर्स 50 मीटर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, मेरी बात सुनना। जब इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरी बात सुनो, ये 150 मीटर पे था, ये 100 मीटर पे था। कैन यू टेल मी द इनिशियल डिफरेंस इन देयर हाइट? एनीबडी कैन यू टेल मी द इनिशियल डिफरेंस इन देयर हाइट? यस 50 मीटर इज करेक्ट। अरब खाली मीटर लिखा आ गया है, आई होप तुम इसको 50 बोलना चाह रहे होगे। हाँ कोई कुछ बोल रहा था। यस 50 मीटर इज करेक्ट। इनिशियल डिफरेंस कितना था? 50 मीटर्स। ये बात सबको समझ में आती है बेटा? अब डेफिनेटली अब आप देखो 2 सेकंड बाद भी उनका डिफरेंस इन हाइट कितना आ रहा है? 50 मीटर्स। आपने प्रूव कर दिया ना। ये कितना हाइट रह गया इसका? 150 माइनस 2 है। ये कितनी हाइट रह गई? 100 माइनस 2 है। कितने सेकंड बाद की बात कर रहे हो? 2 सेकंड के बाद। ये निकाला ना आपने, ये S1 क्या निकाला है कि बॉडी 2a डिस्टेंस नीचे आ गई है, ये वाली बॉडी भी 2a डिस्टेंस नीचे आ गई है। तो कितना कितना हाइट रह गया है? 150 माइनस 2a और 100 माइनस 2a, इनका डिफरेंस लिया तो फिर से 50 आ रहा है। तो बेटा आपके जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हाउ द डिफरेंस इन हाइट चेंजेस विद टाइम। तो आप क्या बोलोगे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एवरीबॉडी सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज 50 मीटर्स। मुझे बताना आपको समझ में आया क्या? वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। शुरुआत में 50 मीटर की दूरी थी, उनके बीच में हाइट डिफरेंस था, अभी भी 50 मीटर्स ही है। नहीं तो मैं तुमको बोल रही हूँ 3 सेकेंड लेके अब तुम लोग करके देखो। क्या करो? 2 सेकेंड का मैंने बता दिया, 3 सेकेंड लेके करके देखो। 3 सेकेंड लेके देखो। अगर तुम्हें एक बार ट्राई करना है तो एवरीबडी पहले तो मुझे ये बताओ बॉडी 3 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगी? देखते हैं आप लोग कर रहे हो या नहीं। लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन कि 3 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगी? 3 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगी? लेट मी नो। ये कॉपी हो गया है ना? 3 सेकेंड्स में बॉडी कितना नीचे आ जाएगी? किसी का आया? कोई बता रहा है मुझे 3 सेकेंड में बॉडी कितना नीचे आ गई है? यस एनीवन? प्राची हिताक्षी आप क्या दे रहे हो? गलत दे रहे हो जो भी आंसर। 30 मीटर भी गलत है। मैंने आपसे अलग अलग दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है। अलग अलग बॉडी मतलब 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगी? 150 मीटर वाली भी और 100 मीटर वाली भी। दोनों का अलग अलग डिस्टेंस बताओ कितना नीचे आ गया। क्वेश्चन कितने नीचे आ गई? जो अभी आपने 2 सेकेंड बाद S1 S2 निकाला है, अब 3 सेकेंड बाद S1 S2 निकालो। मेरे यहाँ पे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। 3 सेकेंड बाद S1 कितना होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो 0 है, हाफ a 3/3 3 into 3 that will give you 9a/2। ऐसे S2 भी निकालोगे तो वो भी 9a/2 आएगा। फिर से ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 150 माइनस 3a/2, ये हो जाएगा 100 माइनस 3a/2। फिर से इनका डिफरेंस लोगे तो फिर से 50 आएगा। हाँ 150 माइनस 3a/2 9a/2 9a/2। किसी को समझ में आ रहा है या नहीं? इतना तो बता दो कि आ रहा है या नहीं आ रहा। बच्चों आज तो बिल्कुल तुम लोग तो इतनी बात करते हो। साम्या को आ रहा है?
एनीबडी एल्स? अदिति, कोई डाउट नहीं है आपके पास आज? यस अदिति, आ गया समझ में? बताओ अदिति क्या समझ में आया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। यस मैम। हाँ बताओ बेटा, मैंने क्या पूछा? मैम हाँ, कोई डाउट है क्या? आई एम आस्किंग यू कि व्हाट वाज माय क्वेश्चन। हाँ मैम कि मैम 3 सेकंड्स बाद उनका लाइक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? हाँ, तो वो कितना आ रहा है बेटा? मैम मेरे को मतलब मैंने अभी तक सॉल्व ही नहीं किया उसको। क्या कर रहे हो बेटा? आपका ध्यान कहाँ है आज? हाँ मैम हाँ बोलो। मैम मैम मैं उसको सॉल्व कर रही थी बट मेरे को थोड़ा सा डाउट था, लाइक ऐसे पूरा ज़्यादा क्लियर भी नहीं है बट अंडरस्टैंड हो गया, तो एक बार प्रैक्टिस करूँगी तो आ जाएगा। ऐसे मत क्या करो बेटा, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को डाउट आता है तो पूछो, मेरे से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सीरियसली कह रही हूँ, फिजिक्स में मत घबराओ। फिजिक्स में तुम बार बार भी पूछ सकते हो, तो एक बार तो पूछना बनता है। ये देखो, तुम्हें क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, ये देखो मैंने निकाल के बता रखा है। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि टी को मैंने कितना रखा है 3 और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया 9a/2। दिख रहा है बेटा आपको? यस मैम। क्लियर है ये पार्ट? यस मैम। अब S2 भी इतना ही नीचे आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है। यस मैम। है ना? तो दोनों का S1 और S2 सेम आ गया फिर से 9a/2 9a/2। अब हाइट कितनी आएगी इसकी? 150 माइनस 9a/2 और 100 माइनस 9a/2। तो इसको इसमें से सबट्रैक्ट करोगे फिर से डिफरेंस क्या आएगा? 50। 50। आ गया 100% समझ में? मैम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और आ जाएगा। डाउट बोलो ना, क्या आ रहा है? डाउट नहीं बोलो। मैम कोई डाउट नहीं आ रहा बट हाँ, कुछ सोच के बताओ कि क्या लग रहा है कि तुम्हें प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत पड़ रही है? इसमें किस जो चीज क्लियर नहीं है वो फिर से पूछ लो ना। क्या चीज? मैम ऐसे हाँ, क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कोई बात नहीं, वो क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना बेटा ऐसे न्यूमेरिकल कर रहे हो, वो प्रॉब्लम होती है, वो सबको होती है ना? तो उससे तुम मत घबराओ, उसका एक ही सोल्यूशन है, सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं और Yes, प्रैक्टिस ma'am. शीट दे दूंगी और कर लेना। ठीक है, चलिए हाँ, आगे मूव करें। फोर्थ हो गया, अब उसके बाद फिफ्थ डाउट है या नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाए? लेट मी नो स्टूडेंट्स। Shall I? Ma'am, can you tell the answer of question 3 and question 5? बेटा 3 and 5 पे बच्चे आप लोग अपने आंसर प्लीज ग्रुप पे डाल देना एवरीवन। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th का आप लोग अपना आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सब एक दूसरे का चेक हो जाएगा। तो एक्सरसाइज सेकंड पे स्विच कर रही हूँ मैं। आई होप फर्स्ट में और डाउट नहीं है। हाँ, तो एक्सरसाइज 2 के अंदर आरव ने पूछा था कौन सा क्वेश्चन? 1 and 2 एंड और हिताक्षी पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 7। तो हाँ 1 and 2 ले रही हूँ ना बेटा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 and 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेंगे। सना आपका क्या स्टेटस है बेटा? आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे डिस्कस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। आप खुद नहीं कर पाए इट्स ओके, बट लेट मी नो जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 9 km/h की स्पीड से कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए मूव करता है। At what speed should he run for the next 20 minutes? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट थोड़ा सा बोल सकते हो। नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए वो कितनी स्पीड से मूव करे सो दैट द एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी आ जाए? 12 km/h। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इज द क्वेश्चन क्लियर? हमें ऐसे दे रखा होता था ना, हमने अभी तक किया था ये अभी जिसमें 24 km/h निकाला था।
कि ए से बी मूव करे तो ये स्पीड है, बी से ए मूव वापस करे तो ये स्पीड है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अब इधर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया क्वेश्चन में, आपको स्पीड दे रखी है इनिशियल, बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, कितने सेकंड के लिए, 10, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 10/60, 1/6 आवर्स। क्या ये बात समझ में आती? फिर बॉडी फिर से कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है 20 मिनट के लिए, बट हमको वो स्पीड नहीं बता रही, 1/3 आवर्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड ही 12 किलोमीटर है तो ये S2 निकालो। तो हम सब भेजेंगे क्वेश्चन के लिए कि हाँ मैम यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अपन आगे बढ़े, क्या निकालना है। कुछ बच्चों को शायद अप्रोच भी समझ में आ गई होगी, यस, हाँ आ रहा हो, अब आ गई तो तुम चालू भी हो सकते हो बेटा। एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d1 प्लस d2 होल अपॉन t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड हमको गिवन है, कितनी गिवन है, एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर। अब बेटा d1 d2 की बात कर ले, डिस्टेंस हमको नहीं गिवन है तो उसको कैसे निकालेंगे, इधर आओ मेरे पास, ये देखो d स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, d1 अपॉन t1, तो इधर से d1 कितना आ जाएगा, s1 t1, s1 t1, तो s1 कितना 9 और t1 कितना 1/6, तो ये कितना आ गया 3/2। इसी तरीके से आप d2 निकालोगे, s2 जिसको अब आप ले लो x इंटू t2, s2x 1/3, तो d2 आ गया। तो अब आप डिस्टेंस d1 कितना रखोगे 3/2 और d2 कितना रखोगे x/3 होल अपॉन t1 और t2 कितना है 1/6 प्लस 1/3। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले ऊपर का एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम आएगा 6, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 2x। आई होप ये तो सबको आता है। फिर 1/6 और 1/3 करोगे, 6 और 3 का एलसीएम फिर से 6 आएगा, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, ठीक है। रेसिप्रोकेट मैंने तुम्हें लास्ट क्लास बहुत पहले सिखाया था, इसको एज इट इज लिख लो और नीचे वाले को रेसिप्रोकेट कर दो, याद आ रहा है? इधर लिख लो इसको, हाँ ये देखो ये हो गया 9 प्लस 2x अपॉन 6 अपॉन, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया 6/3, तो ये चला गया 6 से 6, ये पूरा किसके इक्वल है 12 के इक्वल, 3 12 36 इक्वल्स टू 9 प्लस 2x। 36 में से 9 चला जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 27 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई है 13.5 किलोमीटर्स पर आवर। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से लिखना और फिर बता देना। एवरीवन राइट इट डाउन एंड लेट मी नो, है ना, बिल्कुल आराम से लिखो, समझ समझ के लिखो। हाँ करेक्ट है हिताक्षी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट है तो। मगर मैं उस बच्चे को भी वेरी गुड बोलूँगी जिसको समझ में आ गया, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड स्नेहा बेटा। यस जिया, आरव आ गया है, क्लियर है बेटा? गॉट इट साम्या सना, लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो, लिखने के बाद मेरे को बता देना मैम डन, लिखने के बाद मुझे बता देना डन। सना मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अगर नेटवर्क इश्यूज हो तो ज़रूर से रिकॉर्डिंग देखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कंसेप्ट बनाने के लिए। हो जाए तो डन लिखेंगे बेटा। सामने हो गया। गेट रेडी फॉर द टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट टिल द टॉपिक वी विल कवर्ड इन आवर टुमारोज क्लास, ठीक है। कल तक जितना हो जाएगा पूरे 3 2.5 चैप्टर जितने भी, उन सब का टेस्ट लूंगी इस वीक।
मैम कौन से तारीख को मतलब देखो I will decide that and I'll let you know. एंड जिया प्लीज़ बेटा आप एक सेपरेट रूम में पढ़ा करो, कंसंट्रेशन लेवल आपका ठीक रहेगा। चाहे टेस्ट हो या क्लास हो, जिसमें सिर्फ आप हो और कोई ना हो और मेरी आवाज़ हो। चलिए डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों ने मुझसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? मेरी ख्याल से अपन ने लास्ट क्लास में डायरेक्शन की बात करी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कितने बच्चों को याद है वो कि स्पीड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, याद है क्या आप लोगों को? हाँ बच्चों, किसको याद है? नहीं, ये देखो ऐसे अपन ऐसे समझा था कि बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है वो सब पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर बॉडी मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सीलरेशन इस केस में नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बच्चों को बात याद आ गई है? बस इधर कहानी में ट्विस्ट यही था कि ए नेगेटिव लेना है, ठीक है। मोशन जिस डायरेक्शन में है, मोशन के डायरेक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, जैसे यू किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यू इज पॉजिटिव। मोशन के अगेंस्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको नेगेटिव लेना है। अब आपको क्या बताना है? हाइट एंड हाउ मच टाइम। तो हाइट निकालने के लिए आप लास्ट इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना 0, u कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s। हाँ तो 5 5 या -25 इधर आ जाएगा, -20s, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, s आ गया 5/4। समझ में आ रहा है क्या? 25/20 that is 5/4 that is 1.25 meters। अब आपसे पूछा है टाइम कितनी देर में पहुंच जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v 0, u 5, a -10, तो ये फिर इधर चला गया 10t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 1/2 दैट इज 0.5 सेकेंड। बोलो क्लियर है? आता है समझ में? क्लियर है? वेरी गुड। जिन लोगों के सही जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, ठीक है। 6th और 7th अब डाउट है बच्चों के, वो दो और ले लेते हैं, 6th और 7th। किसकी समर ब्रेक स्टार्ट हो गई हैं आप लोगों में से? आयुषी के हो गए, और किस किस के समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं? हिताक्षी के हो गए, सना के हो गए। इट इज अबाउट टू एंड। अदिति मैम गोना एंड May 25। अदिति तुम रुक्मणी में हो ना, तुम चिंता ही मत करो, तुम्हारा स्कूल नहीं खुलेगा अभी। तो तुम्हारा तो अभी ब्रेक चलेंगे। जून तक है सना की छुट्टियां। और आरब के भी अभी नहीं खुलेंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट नहीं होगी। चले
6th क्वेश्चन पे स्विच करें। बेटा तुमसे ज़्यादा आरव अभी तो 10th क्लास है और तुम्हारी 10th में मेरे पास 6 या 7 गर्ल्स हैं तुम्हारे स्कूल की, तो उनका ही स्टार्ट होगा तो मैं तुमको बताऊंगी तुम्हारा होगा या नहीं। ठीक है, जो भी तुम्हारे स्कूल की 10th की टॉपर्स है ना वो सारी इधर आ रही हैं इस बार। 6-7 गर्ल्स आर देयर फ्रॉम योर स्कूल। SMS में हो ना तुम? हाँ चलो 6th क्वेश्चन देखो। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखो इसमें ये क्या कह रहा है, आप यूनिट पे ध्यान दिया, रेट ऑफ, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में। सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। आओ जरा लिखें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम हाइट s equals to 20 meters if its velocity increases uniformly at the rate, मतलब एक्सेलरेशन गिवन है 10 meter per second square. With what velocity it will strike the ground and after what time will it strike the ground? क्या जरूरत है मेरे बताने की? क्या आप लोग कर नहीं सकते इसको? ये लगाएंगे थर्ड इक्वेशन और t के लिए लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले थर्ड इक्वेशन से हम v निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर u0 2 into 10 into 20 v स्क्वायर इक्वल्स टू 400 v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना निकालना है, सॉरी v तो निकल गया, आई एम सो सॉरी, t निकालना, हाँ इक्वेशन तो करेक्ट थी। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v कितना 20, u कितना 0, a कितना 10, t 20 by 10 इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी इट डाउन so that we can move to, correct है हिताक्षी, very good। ठीक है, copy it down, so we will move to question number 7, then we will start a new chapter, the fundamental unit of life, cell। कॉपी कर लेना जिसको करना है, मैं इतने 7th क्वेश्चन पे स्विच करती हूँ। Shall I switch to the 7th question? Is there any doubt? Yes अदिति, कोई डाउट है बेटा? सना कोई डाउट है? हाँ स्नेहा क्लियर है बेटा? आरव एनी डाउट? मूव कर जाऊं आगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, an object move with the constant velocity of 15 meter per second, how far will it cover in 2 seconds and if the time is double how far will it travel? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक कांस्टेंट वेलोसिटी, इस पे मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव कर रही है, कितने टाइम के लिए? तो 2 सेकेंड के लिए। अभी कह रहा है हाउ फार विल इट गो, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो तुम्हें धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, v और u बोल रहे हैं, v और u नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। अरे कांस्टेंट है वेलोसिटी, v और u तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल कुछ है फाइनल कुछ है। इधर तो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है, तो जो 3 इक्वेशंस हैं वो तीनों इक्वेशंस नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इधर आपके बचपन का फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 15 टाइम 2, तो डिस्टेंस इज 30 मीटर्स। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या? आर यू एबल टू डिसाइड कि मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है? एवरीवन, हाँ क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज कि हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों यूज किया है, हमने तीनों इक्वेशन क्यों नहीं यूज करी है?
क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। हम्म 2 सेकेंड और 20 सेकेंड। बेटा मेरे को 2 दिखा, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। 20 है तो 20 ले लो। 2 ही है बेटा, वो 2.0 है हिताक्षी, इट इज 2.0 सेकेंड, इट्स 2 ओनली। ओके मैम। वो 2.0 है ना? वो एक्चुअली हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा सा यही डिफरेंस हो जाता है। आपके पास में होती तो आपको वो पॉइंट दिख जाता, ऑल्दो ऐसे वो पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो यू विल सी 2.0 है वो। ठीक है, अब ये कह रहा है टाइम डबल हो जाएगा तो कितना दूर जाएगा? टाइम डबल हो जाएगा तो टाइम को 4 सेकेंड कर दो, t इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4 सेकेंड। अब ये कह रहा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस निकालो, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो अभी भी यूनिफॉर्म ही है, कितनी 15 और टाइम कितना 4, तो ये कितना आ गया 60 मीटर, 60 मीटर। तो टाइम डबल करने पे डिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बच्चों। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलेंगे। Ma'am, but I have taken out by equations, and ma'am, the answer is coming same. आपने इक्वेशन से किया है तो मौक्तिका आपने गलत किया है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। यही तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं वो यही है कि इक्वेशन में आरफ भैया क्लास नहीं छूटी, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, तो स्पीड कांस्टेंट है, यू कैन नॉट अप्लाई द 3 इक्वेशंस, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई द 3 इक्वेशंस। ठीक है, तीनों इक्वेशंस नहीं लगेगी, तीनों इक्वेशंस नहीं लगेंगी। क्लियर है? क्लियर है ये बात? मौक्तिका तीनों इक्वेशंस नहीं लगेगी बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड टू डू दिस। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट सेल। सब लोग सबसे पहले तो एनसीईआरटी निकाल लो अपनी। ठीक है, सेल चैप्टर के लिए एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 एनसीईआरटी सब लोग निकालेंगे। एनसीईआरटी निकालेंगे पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 स्टार्ट करें। चलो बच्चों, let's start the chapter, the fundamental unit of life called cell। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में योर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी चीज को आप जिंदा बोलते हो, लिविंग की कैटेगरी में डालते हो, तो वो लिविंग कैटेगरी में है, तो उसमें सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए कि वो लिविंग कैटेगरी में आएगी, उसके अंदर वो किससे बनी होगी, वो होती है सेल। जैसे कि आपके घर की दीवार की बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? ईंट। ठीक है, एक दीवार को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट है ईंट। तो इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, वेदर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से ही बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो लिविंग में आती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो किसकी बनी हुई होती है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट, मतलब सबसे छोटी सी छोटी स्टार्टिंग यूनिट एक लिविंग सेल, लिविंग बॉडी में क्या होनी चाहिए? सेल। ठीक है,
क्या ये बात समझ में आती है? तो यू कैन राइट डाउन व्हाट इज वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको हम बोलते हैं सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, हु डिस्कवर सेल, सेल के बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया था? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक was the name of the scientist जिन्होंने पहली बार in 1665, बेटा ये याद करेंगे, who discovered cell, रॉबर्ट हुक, उन्होंने पहली बार 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया था और उसके अंदर उन्होंने सेल को देखा था। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़े सा आपको उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। बेटा उन्होंने क्या लिया था, प्लांट की अगर आप स्टेम देखोगे या रूट देखोगे, उसकी ऊपरी सतह पे, बाहर की सरफेस पे एक ब्राउन कलर का पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में बार्क। हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन दैट बार्क, जिसको खाल बोलते हैं, ब्राउन कलर का पार्ट जो होता है, ये जो बार्क होता है, इस बार्क की, एवरीबडी हैज सीन, यस नेहा, तो ये बार्क की जो आउटर लेयर होती है, इस बार्क की आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू, एक टिश्यू से बनी होती है, उस टिश्यू को बोलते हैं कॉर्क। सुनेंगे, वेयर विल यू फाइंड बार्क? प्लांट में स्टेम, जो उसकी स्टेम होती है या रूट होती है, स्टेम और रूट की ऊपरी सतह पे ब्राउन कलर के पार्ट को बार्क बोला जाता है। एंड दिस बार्क की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है, वो जिस सेल टिश्यू से बनी हुई होती है, उस टिश्यू को कॉर्क बोला जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? अब उन्होंने इस कॉर्क को लिया, कॉर्क टिश्यू को लिया और उस कॉर्क टिश्यू को अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, it is an instrument which is used to see very fine small object which cannot be seen with the help of naked eyes। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस में नेकेड आईज बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी फिलहाल तुमको पढ़ा रही हूँ और स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो विद द नेकेड आईज आई कैन सी द स्क्रीन, टू स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सी देम, ठीक है, यू फ्यू पीपल्स आर एबल टू सी मी ऑन द स्क्रीन। तो हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, हम नेकेड आई से देख रहे हैं, ठीक है, वी डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सी अस, टू सी ईच अदर। बट जो सेल होता है ये बहुत छोटा होता है, जिसको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, तो यू वांट सम इंस्ट्रूमेंट टू सी दिस वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो माइक्रो टर्म आया है, वेरी 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 स्मॉल ऑब्जेक्ट को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। सो ये माइक्रोस्कोपिक कॉर्क टिश्यू को उन्होंने देखा, किसके अंदर? एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद ने बनाया था, ठीक है, उन्होंने खुद ने बनाया था। उस सेल के अंदर जब उस कॉर्क टिश्यू को उन्होंने जब उस माइक्रोस्कोप में देखा, तो बेटा उसका स्ट्रक्चर उनको कैसा नजर आया? यू विल सी, आप अपना ये डायग्राम आपको बुक में तो नहीं दे रखा है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर था, दिस स्ट्रक्चर वाज रिजेंबलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कोम, ठीक है। हनी कोम क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। हनी कोम क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। भाई हमारी सोसाइटी में तो बहुत बनते हैं हनी कोम, तो हमको तो बहुत देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट हमने तो हाथ में उठा के भी देखे होंगे, आई डोंट नो तुम दोनों ने उठाया नहीं, बट आई हैव, बहुत फाइन होता है। अगर अगली बार उतरेगा हमारी सोसाइटी में तो मैं एक तुम्हारे लिए रखूंगी, एंड यू जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट हनी कोम, कि आखिर वो कैसे बनाया होगा, इट्स अ मिस्ट्री, ठीक है। मैं जरूर तुमको दिखाऊंगी। जिया कह रही कि उसने बहुत बार देखा है, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई लेट यू सी, ठीक है। यस मैम, सामना ने भी देखा है। तो उसका जो स्ट्रक्चर था ये कॉर्क टिश्यू का, उनको माइक्रोस्कोप में कैसा नजर आया? बेटा हनी कोम के जैसा, ठीक है, हनी कोम के जैसा उनको ये नजर आया, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा? हर ये जो एक एक छोटे छोटा स्ट्रक्चर है, ये जो खांचे बने हुए हैं, इन
खांचों को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, ये तो एक पूरा टिश्यू है और इस टिश्यू में ये छोटे छोटे जो खांचे हैं, ठीक है, ये जो खांचे हैं, खोपचे जो बने हुए हैं, इनको इन्होंने बोला सेल। और ये सेल वर्ड उन्होंने कहाँ से लिया था? सेल वर्ड वॉज टेकन फ्रॉम लैटिन। ये लैटिन का वर्ड होता है जिसके अंदर सेल को इंग्लिश में, लैटिन में सेल को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल रूम। ठीक है, छोटे से रूम को सेल बोला जाता है। ठीक है, अगर आप कभी हांगकांग जाओगे एयरपोर्ट पे, तो हांगकांग में जब आप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू हांगकांग, हाँ लिटिल रूम तो थोड़ा सा करेक्ट है, स्मॉल रूम को बोलते हैं, लिटिल रूम बोल सकते हो। तो उधर अगर आपका लेओवर समझते हो, मतलब आपकी हांगकांग से नेक्स्ट फ्लाइट में 3 से 4 घंटे है या 5 घंटे है, तो उधर छोटे छोटे सेल बने होते हैं। यू कैन हायर दो सेल टू टेक रेस्ट। ठीक है, वो सेल सिर्फ और सिर्फ पूरे कवर कर देते हैं आपको और आप उसके अंदर सो सकते हो, बस इतना सा ही उसका साइज होता है और उनको सेल ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हांगकांग के और भी दूसरे एयरपोर्ट पे होंगे, बट हाँ हांगकांग के हैं, आई हैव सीन, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो लेओवर्स के, तो सेल का मतलब समझ में आया, अ वेरी स्मॉल रूम, छोटे से रूम को सेल बोलते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी, इट वाज अ वेरी ह्यूज डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। दैट इज द रीजन आज भी हम इस छोटी सी यूनिट को आज भी सेल बोलते हैं। हमने रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी उन्होंने करी, वो उसको आज भी माना जाता है। इट वॉज नॉट अ वेरी स्मॉल डिस्कवरी, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। दैट इज द रीजन हम आज भी उसको क्या बोलते हैं, एक छोटी सी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को सेल ही बोला जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? क्या ये बेसिक सी बात समझ में आ गई है? कॉर्क इज अ टिश्यू। कॉर्क ये जो टिश्यू जिन सेल से बना होता है, दीज ऑल सेल आर डेड सेल। ठीक है, ये सारे सेल क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। मैं अपने नोट्स शेयर करूंगी तो आपको सारी चीजें मेरे नोट्स में मिल जाएगी लाइन टू लाइन। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हमने रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी को देख लिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज निकालोगे, ठीक है, अनियन पील का भी मैं पूरा समझा रही हूँ। हाँ, मैंने नोट्स दे दिए हैं। हाँ ठीक है बेटा, अगर आप पेज नंबर 58 निकालोगे, पेज नंबर 58 के अंदर एक ब्लॉक में आपको दे रखा है, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. बेटा primitive मतलब होता है पुराने जमाने का। प्रिमिटिव यार 1665 में वो रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाया था, तो प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराना, तो प्रिमिटिव हो ही गया ना, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद के लिए बनाया था, तो इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ल्यूवन हॉक 1674 में आए, जिन्होंने फिर से सेकेंड टाइम जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। अरे आपको बताया ना, कॉर्क टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल, तो उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। फिर ल्यूवन हुक आए, उन्होंने किनको देखा? पॉन्ड के वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। तो पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? ल्यूवन हुक ने। ठीक है, ये बात लिखी हुई है ना। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ जो ब्लॉक में, रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपका सेल है और सेल के सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, जीन से रिलेटेड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से होके ही पूरे सेल में जाती है। तो सेंटर में लोकेटेड सेल विद इन द सेल एक और छोटी यूनिट होती है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं।
तो न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब इनका जो माइक्रोस्कोप था ये और ज़्यादा एडवांस हो चुका था, ठीक है। ऑब्वियसली 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था उस माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस नहीं दिखा था, पर जब रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो एडवांस हो चुका था, ठीक है। उसके अंदर सेल, पहले तो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, फिर सेल के भी अंदर सेंटर में लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, उसको इन्होंने देखा। तो कैन यू इमेजिन कि वो माइक्रोस्कोप कितना ज़्यादा एडवांस होगा। यस पीपल, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए आगे मूव करते हैं। इसके अंदर जब आप आगे मूव करोगे, मैं इसी पैराग्राफ को पढ़ लूँ, आज ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 who discovered the nucleus in the cell। अंडरलाइन कर लेंगे, रॉबर्ट ब्राउन बहुत बार पूछा गया है। फिर आता पुरकेंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस और सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकेंजे वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। उसके बाद दो बायोलॉजिस्ट आए, ठीक है। इन दोनों बायोलॉजिस्ट के बारे में सब बताएंगे बेटा हिताक्षी, लेट मी क्लियर, ठीक है। आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारी बात बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ द टू साइंटिस्ट केम, ठीक है, जिनको शेल्डन, इसको कई टीचर्स स्केलिंडन भी बोलते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, नीचे से 8th लाइन को पकड़ेंगे, ठीक है। इसको स्केल्टन भी बोलते हैं और शोऑन भी बोलते हैं और शेल्डन भी बोल सकते हैं, तो जो भी आपको बोलना हो। स्केल्टन एंड शोऑन ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। जो स्केल्टन थे वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। और जो शोवान है वो जियोलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो एक प्लांट के बारे में पढ़ते थे और एक एनिमल के साइंटिस्ट थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। जो शेल्डन थे, स्केल्टन थे, उन्होंने क्या बोला कि प्लांट की हर एक प्लांट किससे बना हुआ है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल से बना हुआ है। फिर शोवान ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने कहा हर एक एनिमल किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ है। दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों ने क्या बोला? एवरी लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। एवरी लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये मैं आपको लिखाऊंगी ये पॉइंट, बट आप इसमें से पढ़ सकते हैं। शेल्टन एंड शोवान, द सेल थ्योरी वाज, इसमें हाँ, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने बताया था? शेल्टन एंड शोवान। शेल्टन ने प्लांट्स के बारे में बताया था, शोवान ने एनिमल्स के बारे में बताया था। दीज वर टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट। एक सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ता था और एक लिविंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, और दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में, एक ने प्लांट के अंदर सेल देखे और एक ने एनिमल के अंदर सेल देखे। दोनों ने हाथ मिलाया और हमने क्या बोला कि यस, शेल्टन एंड शोवान ने हमको एक थ्योरी दी जिसको हम सेल थ्योरी देते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट ही क्या है कि हर एक प्लांट और एनिमल किससे बना हुआ है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल से बना हुआ है। इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट भी था, वो डिसएग्रीमेंट भी आपको बताते हैं बेटा। डिसएग्रीमेंट ये था कि जो शेल्टन थे उनका ये कहना था कि जो सेल है, सेल आसमान से टपकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नए सेल कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा कि अपने आप बनते हैं, कैसे बनते हैं? ही वॉज नॉट श्योर, बट शोवान ने ये थ्योरी बोली कि जो सेल होते हैं
जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं वो ही टूट जाता है। देखो मैं डायग्राम से बना के दिखाती हूँ, डायग्राम से तुमको समझ में आएगा। ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस प्री एग्जिस्टिंग सेल के ही दो टुकड़े होंगे, इसके दो न्यूक्लियस होंगे, दो टुकड़े होंगे, ये ही दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इनमें से दो और सेल निकलेंगे, ठीक है, फिर ऐसे चार बन जाएंगे। तो इस तरीके से सेल कैसे बनता है, एक सेल फर्दर डिवाइड इनटू टू सेल, दो से ज्यादा में भी हो सकता है, वो हमारा 10th का पार्ट है, ठीक है। तो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बनते हैं। न्यू सेल आसमान से नहीं टपकते हैं, न्यू सेल कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही न्यू सेल बन जाते हैं। ऐसा हमको शुवान ने दिया, बट दे हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, बट इस कॉन्फ्लिक्ट को किसने फर्दर रिजॉल्व किया। अब फिर से आप उसी चैप्टर पेज नंबर 58 के उसी पैराग्राफ में आओगे तो उधर लिखा हुआ है द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपैंडेड बाय Virchow by suggesting that all cells are arise from pre-existing cell। Virchow की थ्योरी क्या थी, यही थ्योरी जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन्होंने ये प्रूव कर दिया वर्चाव ने, यस द सेल इज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें से ही नए सेल बनते हैं। लेट मी नो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई।